हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 रह गया है उसको डिस्कस करते हैं। जिसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों में वर्ड प्रॉब्लम है। उसको हम लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे 2 वेरिएबल की में, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। Find her speed of rowing in still water and speed of current। पहले तो हम इस सवाल का मतलब समझ लेते हैं। ऋतु, रो माने नाव चलाना, ठीक है ना, पानी में। डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर 2 घंटे में। और उसकी स्पीड निकालनी है रोइंग की, यानी नाव की स्पीड। रोइंग माने नाव चलाना, और रोइंग की स्पीड का मतलब है नाव की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में। और स्पीड ऑफ करंट, इसका मतलब है पानी की स्पीड निकालनी है। ठीक है, चलिए अब इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन से। तो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, यानी कि पानी में उसकी जो नाव चलाने की स्पीड है, वो नाव की स्पीड, यानी कि नाव की स्पीड में हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में x किलोमीटर जाएगी, 2 घंटे में 2x किलोमीटर जाएगी, 3 घंटे में 3x किलोमीटर जाएगी। ठीक है, ये स्पीड है इसकी, वही हमसे पूछी है उसने क्वेश्चन में। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो करंट लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ करंट, उसका मतलब है स्ट्रीम की स्पीड। और स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का बहाव, यानी पानी की स्पीड। जैसे नदी या कोई तालाब या कोई झील बहती है, तो पानी जिधर बहता है ना, पानी के बहने की स्पीड को स्ट्रीम कहते हैं हम। तो अगर हम पानी में नाव चला रहे हैं तो नाव की भी स्पीड होती है कि कितनी स्पीड से नाव चल रही है। फिर पानी की स्पीड होती है कि पानी कितनी स्पीड से बह रहा है। दोनों की स्पीड होती है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल कितनी स्पीड से चल रही है, और अगर पीछे से हवा चल रही है तो हवा की स्पीड क्या है। तो पानी की बोट की स्पीड x किलोमीटर मान ली हमने, रोइंग माने बोट चलाने की स्पीड x किलोमीटर, और जो पानी का बहाव है जिस नदी में हम नाव को चला रहे हैं, तो उस पानी के बहाव की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ये आपको समझने वाली चीज़ है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिधर पानी बह रहा है उधर हमें जाना है। जैसे कभी आपने साइकिल चलाई होगी, आंधी आ जाती है, बहुत तेज़ हवा चल रही हो, और आप साइकिल चला के लेके आ रहे हैं, जिधर आपको जाना है उधर ही की तरफ हवा चल रही है, तो साइकिल बहुत तेज़ी से चलती है। ऐसा लगता है पीछे से धक्का लग रहा है। 2 पेडल मारोगे तो साइकिल बहुत तेज़ी से मूव करेगी आगे के लिए, ताकत नहीं लगानी पड़ती चलाने के लिए। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जो बोट की स्पीड है, जो नाव की स्पीड है, और जो स्ट्रीम की स्पीड है, जिधर पानी बह रहा है उधर ही हम अगर नाव को चलाएं तो पीछे से पानी भी उधर ही बह रहा है और नाव भी उधर बहेगी, तो दोनों की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। यानी कि डाउन स्ट्रीम में बोट की और पानी की स्पीड को प्लस कर देते हैं, टोटल स्पीड x + y किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अप स्ट्रीम में उल्टा है, पानी इधर बह रहा है, आप नाव इधर चलाओगे तो टाइट चलेगी, क्योंकि पानी इधर जाएगा तो वो नाव को इधर बहाएगा आगे की तरफ, और आप नाव को इधर ले जाओगे तो ताकत लगानी पड़ेगी, स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कि साइकिल हवा चल रही है तेज़, हवा आगे की तरफ चल रही है और हम साइकिल को इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ताकत लगानी पड़ती है, साइकिल को रोक देती है हवा, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, उल्टी दिशा में चलना है, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। पानी इधर बह रहा है, आपको नाव इधर चलानी है, तो स्पीड माइनस हो जाती है, वो भी बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस होगी। ठीक है ना, तो x - y किलोमीटर पर आवर अगर हम अप स्ट्रीम में चलाएंगे, और डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। जब ऋतु रो माने चलाती है नाव को डाउन स्ट्रीम,
डाउन स्ट्रीम चलाएगी तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। अब जो स्पीड हम लगाएंगे फॉर्मूले में वो x प्लस वाई टोटल लगाएंगे। जा कितना रही है 20 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे में। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कितनी दूर गए हम ये कैसे निकालेंगे, जितनी स्पीड है और जितने घंटे हम चले। अगर मेरी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलेगी, 3 घंटे में 180 किलोमीटर चलेगी। जो स्पीड है उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या निकल के आ जाती है, डिस्टेंस। तो चलो देखते हैं डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो गई, x प्लस वाई, और टाइम कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड इनटू टाइम, इससे हमारी डिस्टेंस निकल आई। यानी डाउन स्ट्रीम में कितने किलोमीटर चले हम 2 घंटे में, 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर चले तो इतनी स्पीड से चले और इनटू टाइम तो पूरा 20 किलोमीटर चल लिए। समझ में आ गया, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, वैन ऋतु रॉ अप स्ट्रीम, जब वो उल्टा डायरेक्शन में जाती है, पानी इधर मूव कर रहा है तो वो उल्टे डायरेक्शन में इधर बोट को नाव को चला रही है, तो तब 4 किलोमीटर गई वो, क्वेश्चन में 4 किलोमीटर गई और उसमें भी 2 घंटे लगे, यानी कि यहाँ 2 घंटे ऊपर, अप डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है और अप स्ट्रीम में उल्टी डायरेक्शन में केवल 4 किलोमीटर चल पाई वो 2 घंटे में, क्योंकि ताकत लगानी पड़ी, स्पीड कम हो गई। तो अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, कितना चली वो 4 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 घंटे में, स्पीड क्या थी, x माइनस वाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का इधर डिवाइड कर देंगे, 4 से 2 बार कट जाएगा, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ऊपर पहली इक्वेशन है उसको नीचे लिख लिया मैंने, एलिमिनेशन मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया, ऐड कर दिया तो माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, 2x, ये 12 हो गया, x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, यानी ये बोट की स्पीड आ गई। इक्वेशन में वैल्यू लगा दो x की तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि करंट स्पीड आ जाएगी, यानी स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, स्ट्रीम की वो आ जाएगी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा, पहले समझिएगा उसके बाद ही इसको सॉल्व करिएगा। चलिए अब आता है सेकंड क्वेश्चन, तो पहले सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि है क्या। सेकंड क्वेश्चन है कि 2 औरत और 5 आदमी मिलके एक काम को, कोई भी काम हो उसको 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं, यानी 4 दिन काम किया। 2 औरतों ने भी 4 दिन काम किया, 5 आदमियों ने भी 4 दिन काम किया साथ में मिलके और पूरा काम ख़त्म कर दिया। फिनिश वर्क, फिनिश। अगर 3 औरतें लगें और आदमी 6 हो जाएं, जहाँ पहले 2 औरतें थीं वहाँ 3 और वुमेन हो जाएं, 3 वुमेन, और 6 आदमी हो जाए तो वो काम 3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है मिल के करें तो। अब वो पूछ रहा है कि अगर एक ही औरत करे उस काम को केवल अकेली, या फिर केवल एक आदमी करे, तो वो काम, वही काम, सेम वर्क कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको समझते हैं। तो उसने एक आदमी और एक औरत की पूछी है कि अगर अलग एक ही आदमी करे उस काम को या एक ही औरत करे तो क्या दिन में ख़त्म कर लेंगे। चलिए तो हम मान लेते हैं कि लेट, अगर केवल एक औरत उस काम को करे, कैन कंप्लीट 1 वर्क इन x डेज। ठीक है, देखिए कोई भी काम होता है वो एक होता है, मुझे कमरे में अपने घर में पेंट कराना है, किसी मज़दूर से गड्ढा खुदवाना है, ठीक है, मुझे डब्बे पैक करने हैं मिठाई के, कोई भी काम कुछ भी करना हो लेकिन होता काम एक ही है पूरा। तो यहाँ किसी भी काम को हम 1 मानेंगे। तो एक औरत हमने मान लिया कि किसी पूरे काम को, 1 वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेती है, x दिन में। और अगर एक आदमी अगर काम करे उसी को
तो एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, वाई डेज में, यही हमें निकालना था। तो औरत के काम को एक्स मान लिया, एक्स दिन में कर लेगी अकेली, और अकेला आदमी उसी काम को वाई दिन में ख़त्म कर लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर एक औरत एक काम को, वन वर्क को कंप्लीट कर लेती है कितने दिन में, एक्स दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगी, हम ये निकालेंगे। तो वन वुमेन वन डे वर्क, जैसे आप ये मान लीजिए आप एक काम को 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं, कोई भी काम हो आपको 2 दिन लगते हैं ख़त्म करने में, तो एक दिन में कितना काम करोगे, 1/2, यानी आधा काम। आधा काम एक दिन में और आधा काम एक दिन में, पूरा काम 2 दिन में ख़त्म हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे एक काम पता है 2 दिन में ख़त्म हो रहा है 2 डेज में, तो एक दिन में 1 डे का वर्क क्या होगा, 1 जितने दिन में काम हो रहा है उसको अपॉन में लिख देते हैं। ऐसे ही अगर एक औरत कंप्लीट कर लेती है एक काम को कितने दिन में, एक्स दिन में, तो उसका, एक औरत का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x, यानी एक दिन में वो इतना काम करेगी। अच्छा, कितनी औरतें थीं शुरू में, पहले उसमें स्टेटमेंट में 2 औरतें थीं। अगर एक औरत एक दिन में 1/x काम कर रही है, तो 2 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी, 2/x कर लेंगी। भाई एक औरत 1/x करेगी, दूसरी भी 1/x करेगी, दोनों मिलकर 2/x काम कर लेंगी। अब काम किया कितने दिन, 4 दिन किया औरतों ने, तो 2 औरतें 4 दिन में कितना काम कर लेंगी, एक दिन का काम दोनों औरतों का 2x, तो 4 दिन का काम 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/x। यहाँ तक समझ लेना अच्छे से। बिल्कुल ऐसे ही मेन का निकालेंगे कि अगर एक आदमी किसी भी काम को कंप्लीट कर लेता है, वन वर्क को इन वाई डेज, अगर एक आदमी उस काम, किसी भी काम को, एक काम को वाई दिन में पूरा कर लेता है कंप्लीट, तो एक आदमी, वन मैन, एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे वर्क क्या होगा उसका, 1/y वर्क, यानी एक दिन में कितना करेगा, 1/y वर्क। अब एक आदमी 4 दिन में कितना करेगा, क्योंकि 4 दिन काम किया था, दोनों 2 औरतें थीं और 5 आदमी थे, दोनों ने 4 दिन काम किया, तब एक काम पूरा हुआ था। तो एक आदमी का एक दिन का निकाल लिया 1/y काम, तो एक आदमी का 4 दिन का काम कितना होगा, 4/y। एक आदमी का एक दिन का काम 1/y, तो 4 दिन काम करेगा तो 4/y। अब आदमी कितने थे, 5, तो 5 आदमियों का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, जब एक आदमी 4 दिन में 4/y काम कर रहा है, तो 5 आदमी 4 दिन में 5 × 4/y, यानी 20/y वर्क करेंगे। समझ में आ गया। अब कंडीशन पे चलते हैं। जो पहली कंडीशन थी कि दोनों ने मिलके, आदमियों ने, 2 औरतों ने और 5 आदमियों ने मिलके जो काम कंप्लीट किया वो कितने दिन में किया, एक काम 4 दिन में। ठीक है, तो देख लेते हैं। 2 औरतों ने 4 दिन में कितना काम किया, ये रहा, 2 औरतों का 4 दिन का काम कितना हो गया, 8/x, ये लिख लिया। और 5 आदमियों ने 4 दिन में कितना काम किया, 20/y, और 2 औरत और 5 आदमियों का काम मिलके कितना हो गया, पूरा एक काम ख़त्म हो गया 4 दिन का। ठीक है, इन्होंने, ये आदमियों का काम है 4 दिन का, 5 आदमियों का, ये 2 औरतों का 4 दिन का काम है, और दोनों ने मिलके एक काम 4 दिन में ख़त्म कर दिया, यानी कितना काम हुआ, 1 वर्क कंप्लीट। समझ में आ गया। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर एक औरत 3 दिन काम करे तो कितना काम करेगी, ऊपर देख लेते हैं। एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है, 1/x, तो फिर एक औरत 3 दिन में कितना काम करेगी, 3/x। फिर 3 औरतें हो गई हैं दूसरे के स्टेटमेंट में, तो 3 औरतें 3 दिन में कितना करेंगी, 3 × 3/x, यानी 9/x काम करेंगी। अब मेन की बात आती है कि एक आदमी 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/y, क्योंकि एक आदमी एक दिन में 1/y वर्क कर रहा है,
तो एक आदमी 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/y। दोबारा में 6 आदमी थे काम करने वाले, तो 6 आदमी 3 दिन में कितना करेंगे, 6 इंटू 3/y। ये एक आदमी का 3 दिन का काम, तो ये 6 आदमियों का 3 दिन का काम, 18/y। इन दोनों को भी जोड़ लो। 3 औरतें थीं दोबारा में, 6 आदमी थे, और उन्होंने एक काम कै दिन में कंप्लीट कर दिया, 3 दिन में। तो 3 औरतों का 3 दिन का काम ये रहा, और 6 आदमियों का 3 दिन का काम ये रहा, और दोनों मिलकर एक काम कंप्लीट कर दिया। समझ में आ गई इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पहली इक्वेशन थी 8/x + 20/y = 1। इसको हम लिख सकते हैं 8 × 1/x। ये जो 8/x था, इसको हम 8 × 1/x भी लिख सकता हूँ, 8 बन जाए 8/x ही लिख जाएगा, प्लस 20/y को मैं 20 × 1/y लिख सकता हूँ, = 1। अब यहाँ पर वही रिड्यूस वाला फॉर्मूला अपनाएंगे जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स में किया था। 1/x को p मान लेते हैं और 1/y को q। तो ये तो 8p हो जाएगा और ये 20q हो जाएगा। 8p + 20q = 1। दोबारा में जब 3 औरतें और 6 आदमी थे, तो उससे जो इक्वेशन बनी वो ये बनी, 9/x + 18/y = 1। इसमें भी मैं 9 इंटू इसको 1/x लिख लूँगा अलग से, प्लस 18 × 1/y इसको लिख लूँगा, = 1। अब ये 9p हो जाएगा और 18q हो जाएगा। 9p + 18q = 1। ये इक्वेशन 2 आ गई। समझ में आ गया। ये इक्वेशन 2 आ गई, और ये ऊपर जो बनी है ये इक्वेशन 1 है। मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ दोबारा से। अब एलिमिनेशन मेथड करता हूँ। मुझे सबसे अच्छा एलिमिनेशन मेथड ही लगता है। 8 को मैं 9 नहीं बना सकता, 9 को 8 नहीं बना सकता, 20 को मैं 18 नहीं बना सकता, 18 को 20 नहीं बना सकता। अब छोटी डिजिट को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 9 जा 72 हो जाएगा ऊपर p की वैल्यू। और नीचे वाली इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 9 8 जा 72 नीचे हो जाएगा। तो ऊपर इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लाई, नीचे की में 9 का मल्टीप्लाई। तो ऊपर 8 का करूँगा तो 8 9 जा 72p, प्लस 18 8 जा 144, प्लस 8 बन जा 8, और नीचे 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 8 जा 72p, प्लस 9 2 जा 180q, प्लस 9 1 जा 9। ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हो गई। अब दोनों की साइन सेम थे तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट में नीचे के साइन बदल जाते हैं। ये ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का कट गया। ये बचे माइनस के 36q, यहाँ से बचा माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, q की वैल्यू आ गई 1/36। अब q की वैल्यू आप चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, उससे मेरी p की वैल्यू निकल आई 1/18। ठीक है। अब देखिए p की वैल्यू आई 1/18, और p मैंने किसको माना था, = 1/x। तो यानी ये जो वैल्यू निकल के आई है वो 1/x की निकल के आई है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 1/x और y में है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ गई 18 डेज, यानी अगर एक औरत अकेली उस काम को करे तो 18 दिन में ख़त्म कर देगी। q की वैल्यू 1/36 थी, q मैंने 1/y को माना था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू 36, यानी अगर उसी काम को एक आदमी करेगा तो उसको 36 दिन लग जाएंगे काम को कंप्लीट करने में। समझ में आ गया। अच्छे से सवाल को समझिएगा, इक्वेशंस देखिएगा कैसे हमने इक्वेशंस बनाई हैं, उसके बाद ही इसको सॉल्व करिएगा। चलिए अब हम लास्ट पार्ट पर चलते हैं। लास्ट पार्ट को पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। रोही ट्रेवल 300 किलोमीटर, रोही 300 किलोमीटर जाती है, जिसमें से अपने होम से, अपने घर से, जिसमें से पार्शली जाती है, यानी कुछ हिस्सा ट्रेन से चलती है, कुछ दूरी जो है, और कुछ हिस्सा जो चल के जाती है वो बस से जाती है, यानी 2 पार्ट्स में जाती है। थोड़ी दूर, जितनी भी दूर जाती है वो ट्रेन से चलती है, उसके बाद वो बस पकड़ लेती है, बस से जाती है। चलती टोटल जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। शी टेक्स 4 आवर, उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाती है, बाई ट्रेन,
और जो बचे हुए किलोमीटर है वो किससे जाती है? बस से। बचे कितने? यानी 240 किलोमीटर बचे, टोटल 300 किलोमीटर है। 60 बस ट्रेन से गई तो कितना बचा? 240। 240 बस से जाती है, और दोनों से जाने में उसको 300 किलोमीटर पहुंचने में केवल टोटल में 4 घंटे लगते हैं। इफ़ शी ट्रेवल, अगर वो 100 किलोमीटर जाए किससे? ट्रेन से, और जो बचे हुए कितने किलोमीटर बचे? 200 किलोमीटर, जो बचे हुए किलोमीटर हैं वो बस से जाए, तो उसे 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं। लॉन्गर माने ज़्यादा, यानी पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 10 मिनट और ज़्यादा लगेंगी। तो स्पीड बताओ, ट्रेन की बताओ और बस की बताओ। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस मान ली y किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में x किलोमीटर तो बस जाएगी, सॉरी ट्रेन जाएगी, और y किलोमीटर जो है बस जाएगी। ठीक, टोटल जो डिस्टेंस चलनी है वो कितनी चलनी है? 300 किलोमीटर। अब आते हैं पहली कंडीशन पे। जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, देखो टाइम निकाल लेते हैं। पहले ट्रेन से जा रही है तो वो टाइम अलग निकाल लेंगे, बस से जा रही है वो टाइम अलग निकाल लेंगे, दोनों टाइमों को जोड़ देंगे तो 4 घंटे लगेंगे पूरे। देखो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी दूर जा रही है वो डिस्टेंस, और कितनी स्पीड से जा रही है। अगर मुझे 200 किलोमीटर जाना है और मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो 2 घंटे लगेंगे मुझे। ठीक है, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई, स्पीड कितनी थी ट्रेन की? x किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम निकल के आ गया। कितना टाइम निकल के आ गया? t1, यानी किसका टाइम? ट्रेन का, यानी ट्रेन से जाने में तो इतना टाइम लगा 60/x। अब जो रिमेन माने बची हुई डिस्टेंस है, कितनी बची? 300 में से 60 किलोमीटर ट्रेन से चली गई तो 240 किलोमीटर बची, वो किससे गई? बस से गई। अब बस से जाने में कितना टाइम लगा? t2 टाइम मान लिया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 240 किलोमीटर दूर जाना था, बस से गई, और बस की स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। इससे जो टाइम निकल के आ गया वो बस का टाइम आ गया। ठीक है, अब दोनों को मिला दो, यानी ट्रेन का टाइम और बस का टाइम दोनों मिला के उसको कितने घंटे लगे? 4 घंटे। तो t1 और t2 बस और ट्रेन का टाइम मिला के 300 किलोमीटर जाने में उसे 4 घंटे लगे। अब t1 का टाइम कितना था? वैल्यू लगा दो 60/x, प्लस बस से कितना टाइम लगा 240 किलोमीटर जाने में? 240/y, और टोटल मिला के दोनों मिला के कितना टाइम लगा उसको? 4 घंटे। समझ में आ गया? अब इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 60 इंटू इसको 1/x अलग लिख लेंगे, 240 इंटू 1/y अलग लिख लेंगे, इक्वल टू 4। इसको p मान लेंगे, इसको q मान लेंगे, 1/x p 1/y q, और फिर इसको 60p हो जाएगा, 240q हो जाएगा, और यहाँ आवर को मैंने मिनट में बदल दिया है, तो क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले स्टेप में 10 मिनट ज़्यादा हैं, तो आवर में मिनट को कैसे प्लस करते हैं, इसलिए मैंने मिनट में चेंज कर लिया है। 4 आवर का हो गया 240 मिनट, यानी कितने मिनट लगी उसको जाने में? 240 मिनट। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, रोही अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है तो कितना टाइम लगेगा? पहला टाइम निकाल लेते हैं t1, ट्रेन वाला टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 100 किलोमीटर जाना है अब ट्रेन से, स्पीड ट्रेन की कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इससे टाइम निकल आया ट्रेन का। अब रिमेन डिस्टेंस, बची कितनी डिस्टेंस? 200 किलोमीटर, 300 थी पूरी, 100 ट्रेन से चलेगी तो 200 बस से जाएगी वो। ठीक है, बस से जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 200 किलोमीटर बचे, 200 अपॉन जो बस की स्पीड है वो टाइम निकल आया, ये बस का टाइम निकल के आ गया। और t1 और t2 मिला के कितना टाइम लगा उसको? पहले से 10 मिनट और ज़्यादा लगी, 10 मिनट लॉन्गर और ज़्यादा लगी। पहले कितनी मिनट लग रही थी? 240 मिनट लग रही थी, अब हमें 10 मिनट और ज़्यादा लगी तो कितनी मिनट लग गई? 250 मिनट लग गई। समझ में आ गया? तो पहला टाइम कितना था ट्रेन वाला? 100/x, बस वाला टाइम कितना था? 200/y, और दोनों मिला के कितना टाइम लगा? 250 मिनट लगे। फिर इससे उसी तरीके से हम 1/x अलग लिख लेंगे, 1/y, इसको p मान लेंगे, इसको q मान लेंगे, तो 100p + 200q = 250। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ऊपर मेरी पहली इक्वेशन बनी हुई रखी है, दोनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना, एलिमिनेशन से चाहे
सब्स्टिट्यूशन से क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। आंसर बता देता हूँ, x की वैल्यू 60 आ जाएगी, y की 80, यानी बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया। तीनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से समझिएगा और फिर सॉल्व करिएगा। थैंक यू।